हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम क्लास 5 में पाठ 13 स्वामी की दादी पढ़ेंगे। ये जो है आपकी कहानी, ये बहुत ही अच्छी कहानी है और ये कहानी है दादी और पोते की। और इसकी कहानी के लेखक बहुत बड़े लेखक हैं, हमारे भारत के लेखक आर के नारायण जो है, इनकी आप एक कहानी संग्रह है इनका मालगुडी डेज़। ये इनका सबसे बहुत ही मशहूर है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। कभी आप देखिए ज़रूर, इसकी किताब भी है, किताब पढ़िए या फिर सीरियल देखिए, टीवी में दूरदर्शन में इसका सीरियल आता है मालगुडी डेज़। इसमें एक बच्चे स्वामी की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं आपको, और सारी शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, इससे आपको सीख मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी कहानी की है इसके अंदर। और अब इसमें हमारी जो कहानी है ये है हमारी स्वामी की दादी। अब देखिए बच्चों, इसमें आप भी अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं, है ना, करते हो ना। और तो इस तरह से जो ये कहानी है, इसमें एक दादी और पोता है, उनकी जो आपस में बातचीत है वो हम पढ़ेंगे कैसे है। ठीक है, देखिए, बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। देखिए बच्चों, पहले पैराग्राफ में आपको क्या समझ आया कि बैठक का होता है आपका, जहाँ पर आपके घर का जो ड्राइंग रूम होता है, जहाँ कोई बाहर से मेहमान आता है आके बैठता है वो, और जो भोजन कक्ष होता है जहाँ पर आप लोग खाना खाते हो। तो हमारे बैठक और भोजन कक्ष के बीच में आप एक कल्पना कीजिए, ठीक है, ऐसा कमरा है, भोजन और बैठक और भोजन कक्ष के बीच में एक कमरा बना हुआ था। वो कम हवादार कब होता है, जिसमें हमारी खिड़की वगैरह कम होती है ना, खिड़की बाहर की तरफ नहीं निकलती, तो इस तरह, और रोशनीदार भी कम होता है। तो इस तरह से अंधेरे गलियारे की बंद कोठरी में, एक ऐसा लगता है अंधेरे से हम गलियारे में जा रहे हैं, और वहाँ पर एक कोठरी सी थी, बंद सी कोठरी थी। उसमें कौन रहता था? स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। दादी रहती थी, दादी के पास सामान था। उनका सामान में क्या क्या था? 5 दरियाँ थी उनके पास, 3 चादरें थी, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर और पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा क्या होता है आपको पता है? संदूक होता है। और पटसन क्या होता है? जूट समझते हो आप? जूट, पटसन का रेशा मतलब कि जूट होता है, जो आपकी रस्सी बनी होती है, बोरे बने होते हैं, टाट होते हैं, ये सब आपके पटसन के होते हैं, जूट के होते हैं। तो इसी का बना हुआ एक बक्सा था, वर्गाकार बक्सा, और एक लकड़ी का छोटा सा लकड़ी का बक्सा भी था, और एक पटसन का था। और उसमें क्या थे? तांबे के सिक्के थे, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। ठीक है, अब आप जो ये बच्चों पढ़ रहे हो, इसके अंदर आपको क्या है, संज्ञा शब्द और आपका विशेषण जो है वो सब आपका क्रिया है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो है ये सब आपको अपने आप ही इसमें ढूंढने होते हैं। कुछ आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कि आपका है ये 3 चादरें, आपको जहाँ पर भी गिनती आ जाती है तो वो आपका विशेषण हो जाता है। चादर जो है आपका सिंपल है संज्ञा, और 3 हो गई आपकी विशेषण, 5 तकिए, 5 हो गया, ये हो गया विशेषण हो गया, है ना। इस तरह से भारी भरकम ये हमारा विशेषण। बिस्तर की विशेषता क्या है? भारी भरकम है। ठीक है, इस तरह से आपका ये, इसमें बहुत सारे आपके मिलेंगे। बंद कोठरी कैसी थी? बंद सी कोठरी। अब इस तरह से, अब ये देखिए, इसमें अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग ढूंढेंगे हम, तो ये तांबे का सिक्का जैसे हुआ, सिक्का जो होता है पुल्लिंग होता है ना। अब आप देखिए, जहाँ पर आ की आवाज़ आ रही है वो हो गया हमारा पुल्लिंग, और जहाँ पर ई की साउंड आती है, आवाज़ आती है, वो ज़्यादातर हमारा स्त्रीलिंग ही होता है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। और अपने जब भी लेसन पढ़ोगे ना, आप अपनी कॉपी में हमेशा लिखा कीजिए कि संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जितना मुहावरे, ये सब अपनी कॉपी में आप लिखा कीजिए हर लेसन में। अब देखिए बच्चों, रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने आप को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। देखो बच्चों, दिन में तो बच्चे खेलते हैं, स्कूल गए, खेले कूदे,
और क्या होता है शाम को वो क्या करता था, जब शाम हो जाती थी उसके बाद वो रात को अपनी दादी के पास आ जाता था। दादी के पास सोना, उसको बैठना रात को उसको बहुत अच्छा लगता था। तो क्या था, दादी का जो कमरा था, दादी के पास इतना सारा सामान था, लौंग इलायची, तो नेचुरल है उसमें क्या है, दादी कमरे में उस चीज़ की खुशबू आती थी। तो साथ जब वो कमरे में जाता था तो उसको लौंग इलायची सारी खुशबू उसको बहुत आती थी और उसको बहुत अच्छा लगता था, अपने आप को बहुत प्रसन्न मतलब खुश और सुरक्षित महसूस करता था दादी के पास जाके। वो ऐसे आप लोग भी करते होंगे है ना, दादी के पास जाते हो अच्छा लगता है, दादी के पास, नानी के पास। अब देखिए, बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, प्रसन्नता मतलब कि बहुत ही खुशी से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने कहा, अब वो कुछ अपनी बात बताने लगा है। वो दादी को कहता है कि राजम, राजम उसका एक तरह से दोस्त है, उसको वो उसके बारे में बता रहा है कि वो कितनी ऊंची चीज़ है, मतलब कि बहुत ही ख़ास है। वो कैसे ख़ास है, उसमें कौन सी विशेषता है ऐसी। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। उसने दादी को बताया कि एक था राजम और एक था लड़का मणि, वो दोनों पहले आपस में क्या थे, दुश्मनी थी उनकी, आपस में झगड़ते थे, और बाद में क्या हो गया, फिर उनकी दोस्ती हो गई। वो पूरी कहानी सुनाई उसने दादी को। तुम्हें पता है कि उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। अब देखो ये बता रहा है दादी को, देखो दादी को ये पूरी की पूरी स्टोरी सुना रहा है, सारी की सारी। अब उसने क्या कहा कि आपको पता है कि उसके पास क्या है, सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच, उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। दादी को हैरानी, इतना छोटा बच्चा, उसके पुलिस की वर्दी क्यों है? उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। अब क्या उसने बताया, उसके पिताजी जो है ना बड़े ऑफिसर हैं, अधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक हैं यहाँ के, और बहुत बड़े अफसर हैं। तो दादी उससे काफ़ी प्रभावित हो गई। अब देखिए इस पार्ट में आपको मैं बताया, जैसे कि ये नुक्ते वाले शब्द मिल रहे हैं, देखिए काफ़ी है ना, ये है, और पीछे भी आपको काफ़ी मुझे दिखे थे। अब आप ये सब अपने ऊंची चीज़ अब आपको उसको पढ़ने में भी इसका ध्यान रखना है। अब ये ज के नीचे हमारा नुक्ता लग गया, चीज़ हो गया। अब ये काफ़ी, इस तरह से इन शब्द है, दफ्तर। तो इस तरह से आपको इन शब्दों को बोलना भी होता है। लिखने का अभ्यास एक अपनी कॉपी में अलग से हमेशा लिखना होता है। जब भी लेसन जो करें उसकी हर चीज़, खास चीज़ें आपने ज़रूर एक तालिका बनाकर लिखनी होती है। अब देखिए, दादी काफ़ी प्रभावित हुई, उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। अब क्या हुआ, दादी, ये आपको पता है जो दादी नानी होती हैं, जब आप उनको अपनी पुराने समय की बातें कहना बहुत अच्छा लगता है। जब वो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनको अपनी सारी पुरानी बातें याद रहती हैं, जैसे तुम भी होगे, बड़े हो जाओगे, अपनी सारी पुरानी बातें याद करके खुश होगे। ऐसे दादी भी अपनी पुरानी सारी बातें याद करती थी और वो सारी बातें अपने पोते को सुनाया करती थी। अब जब उन्होंने पुलिस अधीक्षक की बात सुनी तो उनको किसकी याद आ गई, उनको दादा की याद आ गई। उन्होंने सुनाना शुरू किया कि स्वामीनाथन के दादा क्या थे, रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। रौबदार होता है जिनका बहुत रौब होता है, वो जो जहाँ से निकल जाते हैं लोग उनको देख के डर जाते हैं, उनकी सारी बातें मानते हैं। तो वो क्या थे, सब मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, वो जज होते हैं, जो कोर्ट में होते हैं ना, वो जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। अब क्या था, उनके दफ्तर में क्या था, जब इतने बड़े मजिस्ट्रेट थे वो, तो उनके दफ्तर में क्या थे, पुलिस वाले जो थे वो भी उनसे डरते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी डरते थे, और डाकू जो थे उस समय में खूंखार होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, जो वो भी उनको देखकर डरकर भाग खड़े होते थे। और स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। अधीर मतलब कि बेचैन होकर, वो बेचैन हो गया और उनकी कहानी के खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन दादी बोलती ही गई। अब क्या, दादी तो बोलती जा रही है, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गटमट करती हुई। अब देखो, जब कोई व्यक्ति पुरानी यादों में डूब जाता है तो क्या होता है, उसको सारी बातें पुरानी याद आती है, वो उसी में खो जाता है। और दादी क्या हुआ, दादी को दादाजी की सारी बातें याद आ गई पुराने समय की, और वो अपनी सारी की सारी बातें स्वामीनाथन को, अपने पोते को बोलती रही। बस काफ़ी है दादी,
अब उसने क्या कहा, इसमें देखो नुक्ते वाले शब्द बहुत मिल रहे हैं। बस काफ़ी है दादी, उसने कहा। उसने रूखे स्वर में कहा। कैसे स्वर में कहा? रूखे। और रूखा स्वर क्या होता है? एक तो होता है मिठास वाला स्वर, किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं। एक होता है रूखा स्वर कि जब हमारा किसी से बात करने में हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, तो हमें सोचता है ये बात जल्दी जल्दी अपनी ख़त्म करें, है ना, तो वो होता है रूखा स्वर हो जाता है। तो मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? अब क्या हुआ, उसको दादी की बातें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लगा था मैं राजम की बातें बताऊं। तो उसने अपनी बात शुरू कर दी बीच में कि बताऊं आपको उसको गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। परीक्षक कौन होता है? जो परीक्षा लेने वाला होता है ना, वो भी हैरान हो जाते थे कि इतने नंबर आ गए इसके। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। 10वां हिस्सा वक्त लेना मतलब कि अगर कोई और किसी टीचर ने कोई सवाल पूछा, तो मान लो किसी बच्चे ने सवाल का जवाब देने में मान लो 5 मिनट लगाए, तो वो उसके 10वें हिस्से में ही उसका जवाब दे देता था। बहुत कम सेकंडों में ही जवाब दे देता था। फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। तो कितनी अच्छी बात है, कितने नंबर देते थे? 200 नंबर। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में ही पहनती रही। अब देखो, जब उन्होंने एमए किया, एमए जो होता है तुम्हारी बीए के बाद होता है, तुम 12वीं करोगे, 5वीं प्राइमरी ख़त्म होगी, फिर तुम बड़े स्कूल जाओगे, 12वीं तक पढ़ोगे, उसके बाद फिर तुम्हारी ग्रेजुएशन होगी, फिर तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, है ना, वो एमए हो गई। तो वहाँ उसमें क्या हुआ, उनको एक बहुत बड़ा मेडल मिला था। तुम भी जब कोई अच्छा काम करते हो बच्चों, तो आपको मेडल मिलता है ना, सर्टिफिकेट भी मिलता है। कभी खेल में जाते हो, कभी डांस में गए, कभी कुछ भाषण बोला, कुछ भी प्रोग्राम किया आपने, कई बार मेडल मिलता है आपको, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो ऐसे ही उनको भी, दादा को भी मिला था। तो क्या हुआ, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। उतना दादी खुश हो गई मेडल से कि दादा को जो मेडल मिला उसको वो गले में पहन के घूमती रहती थी। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा, दादी सोचती है, पता नहीं मैंने कब उतारा, उनको इतना याद नहीं आ रहा था। अब आप इस बात से क्या समझ आ रहा है, ये जो आपकी डॉट डॉट आ रही हैं, इस समझ आया कब उतारा के बाद, इसका मतलब ये है कि दादी को याद नहीं है कब उतारा। इसका मतलब क्या है, दादी की उम्र हो गई है, और जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो धीरे धीरे हमारी याददाश्त क्या होती है, थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो दादी को इतना पूरा याद नहीं था कि कब उतारा उन्होंने। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई, वो कहती हैं हाँ शायद जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी ना, तब उतारा था मैंने। फिर कहती हैं, अब देखो इसमें फिर हमारा ये हमारा डॉट डॉट डला हुआ है, बिंदी, इसमें इसका मतलब क्या है कि अभी उनको इसमें भी थोड़ा शक है कि नहीं कब वो उतारा मैंने। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। देखो कितना वो असमंजस में पड़ी हुई हैं कि मुझको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ, कब मैंने मेडल उतारा। कभी वो बुआ कह रही हैं, कभी पिताजी कह रही हैं। इसका मतलब कि याददाश्त बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। देखो, बेवकूफ़ में नुक्ता वाला शब्द आ गया आपका हमारा। तो उन्होंने क्या किया, उस मेडल कैसा था, वो उसको दिया, बुआ को दिया, और बुआ ने क्या किया, उसको गलवा कर चूड़ियाँ बनवा ली। ऐसे ही होता है ना। तो फिर क्या हुआ, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और अब क्या हुआ, अब आपको पता है कई बार जैसे सोने की चीज़ होती है, जब आपकी पुरानी हो जाती है तो उसको गलवा कर नई चीज़ बन जाती है। ऐसे ही उसने क्या किया, उन्होंने बुआ को दिया मेडल, और बुआ ने सारा गलवा कर उसको अपनी चूड़ियाँ बनवा ली। और चूड़ियाँ भी ऐसी बहुत ही मामूली सी, जिसे देखकर क्या हुआ, दादी को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल खुश नहीं हुई थी वो। उनको लग रहा था ये मेडल जो है संभाल के रखना चाहिए। ये बात सही भी है ना, मेडल संभालना चाहिए ना। जब हमें कोई चीज़ अच्छा काम करते हैं, हमें चीज़ मिलता है कोई, तो उस चीज़ को हमें संभाल के रखना चाहिए। पर बुआ ने ऐसा कर लिया। अब क्या हुआ, अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? अब क्या हुआ, वो बोर होने लग गया। वो कहते हैं स्वामीनाथन कि दादी तुम तो बेकार की पुरानी कहानी सुना रही हो। उसे ना सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा क्यों नहीं लग रहा था, वैसे कहानी अच्छी थी, वो दादा की कहानी सुनने में उसको अच्छा तो लगता। पर इस समय क्या था,
अब बच्चा है, बच्चे को क्या है, उसको लगा मैं अपने दोस्त की कहानी बताऊं, उसको वो बताने में ज़्यादा उसको लग रहा था कि मैं सुनाऊं उस चीज़ को। उसे सुनाने के लिए वो दादी की कहानी में उसको दिलचस्पी नहीं हो रही थी। हाँ हाँ बोलो दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। अब दादी ने कहा ठीक है सुनाओ, कहानी सुनाओ उसकी। तो उसने कहा जब वो छोटा लड़का था तो उसने शेर मारा था। देखो ये राजम और ये शेर, देखो इसके हाथ में पिस्तौल भी है ना। अब देखो, सच बड़ा बहादुर लड़का है ना। अब ये देखो बहादुर शब्द आया। अब बहादुर का बताओ विलोम शब्द क्या होता है? बहादुर का होता है कायर होता है। तो अब बेटा हिंदी में आप जितना कुछ पढ़ोगे ना, हर शब्द में से कुछ ना कुछ विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, हर चीज़ तुम्हारा निकलता रहेगा। लड़का है, लड़का का लिंग बदलो, लड़की हो गया, है ना। तो अब देखिए तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। अब उसने कहा कि तुम ये ना, आप मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, ठीक है, तो तुम्हें यकीन मतलब कि भरोसा, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। उसे लगा दादी को यकीन नहीं हो रहा है, ऐसी मुझे खुश करने के लिए कह रही है। पर उसने कहा मैं ऐसा करता हूँ, दादी को पूरी स्टोरी सुनाता हूँ तो दादी को यकीन होगा। उसने स्टोरी सुनानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। कितने शेर झपटे? 2 शेर झपटे और एक ने क्या किया, पिता को हमला करके गिरा दिया और दूसरे ने राजम का पीछा किया। दूसरे शेर ने किसका पीछा किया? राजम का। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहाँ से गोली चलाकर शेर को मार डाला। अब उसने क्या किया, दूसरे शेर को उसने मार दिया। तो फिर उसने कहा दादी क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा सुन रही हूँ। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? अब उसको लगा दादी सुन नहीं रही है, ऐसी बोल रही है और सो चुकी है। तो उसने कहा फिर दादी से ना, सोचा मैं वो देखता हूँ दादी ने ढंग से सुना कि नहीं सुना, दादी से बीच में कुछ पूछता हूँ मैं, है ना। तो उसने कहा, दादी ने कहा 2 शेर राजम पर झपटे थे। दादी ने जवाब दिया। अब बताओ सही था गलत था? नहीं भाई 2 शेर नहीं थे। कितने शेर झपटे थे राजम पे? तो 1 शेर झपटा था, है ना। 1 शेर कहाँ गया था? उसके पिताजी के पर गया था। और 1 शेर राजम पे, तो राजम पे कितने शेर थे? 1 शेर था। तो उसके मतलब दादी ने गलत जवाब दिया। स्वामीनाथन को चिढ़ गया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ। कैसी बातें? ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। वो कह रहा है मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में क्या कर रही हो? और तुम आधी नींद में हो, मेरी ढंग से बात भी नहीं सुन रही, मेरी कहानी भी नहीं सुन रही। ऊल जलूल मतलब कि बेकार की कल्पना किए जा रही हो, मतलब अपने आप से बेकार ही कुछ सोच समझ के मुझे ऐसे ही जवाब दिए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम क्या करती हो, राजम को पसंद नहीं करती। उसे लगा राजम को पसंद नहीं करती, इसलिए ना दादी ऐसे ही ढंग से सुन भी नहीं रही है और ऐसे ही जवाब दे रही है। अरे नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। दादी ने कहा नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है। विश्वास का हमारा इसमें हम क्या कह सकते हैं, विश्वास को हम भरोसा भी कहते हैं। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था, पर उन्होंने क्या, राजम को देखा नहीं था, पर फिर भी उन्होंने इसको खुश करने के लिए बोल दिया कि बहुत प्यारा लड़का है वो तो। स्वामीनाथन खुश हो गया। क्या हो गया? स्वामीनाथन खुश। अब इसमें हम खुश का विलोम देखें तो क्या होगा? उदास होना, है ना। तो हर चीज़ को समझ के अपने आप को समझा कीजिए बच्चों। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। संदेह मतलब कि शक। अब दूसरे क्षण दूसरे ही पल उसको लगा कि उसको शक पैदा हुआ कि दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसे लगा दादी को शेर की कहानी पर विश्वास नहीं है शायद। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। दादी ने बहुत ही मिठास से कहा कि मैं तो तुम्हारे एक एक शब्द पर विश्वास कर रही हूँ। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। देखो बच्चा है, बच्चों की तरह उसने कहा दादी को कि जो भी इसको झूठा कहेगा वो उसको गोली मार देगा। चेतावनी क्या होता है? खतरे की सूचना देना। जैसे होता है किसी को डरा के बोलना, खतरा आ जाएगा ऐसे, या फिर संकेत करना, इशारा करना, ये होता है चेतावनी। दादी ने इसका समर्थन किया। दादी ने इसको समर्थन मतलब कि मानना। दादी ने इसको मान लिया कि ठीक है और हरीश चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही। दादी ने कहा ठीक है भाई, अब तुम्हारी स्टोरी खत्म हो गई, अब मैं क्या करूँगी, राजा हरीश चंद्र की कहानी सुनाऊंगी, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस
मिल गया। अब दादी ने कहानी सुनाई राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सच्चे व्यक्ति थे, सच्चा राजा था, सत्य बोलते थे हमेशा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ऐसे बोला जाता है हरिश्चंद्र को। तो उन्होंने क्या किया, अपने सत्य के लिए, अपना वचन निभाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना अपना सिंहासन छोड़ दिया, राज छोड़ दिया और सब कुछ खो दिया उन्होंने, पर वापस अंत में उनको सब कुछ वापस मिल गया। इसका मतलब जो सच पे चलता है उसको हमेशा उसकी जीत होती है। उसने कहानी आधी सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। अब दादी कहानी सुनाती जा रही है, आधी कहानी में क्या हुआ, वो तो सो गया। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। फिर दादी को लगा वो सो गया, दादी भी को नींद आ गई और दादी भी सो गई। तो कितनी मज़ेदार कहानी है। कहानी आपकी बताया था मैंने, R.K. नारायण बहुत बड़े लेखक हैं हमारे भारत के, और इस कहानी का अनुवाद किसने किया, मस्तराम कपूर ने। ये आपकी कहानी ख़त्म हो गई है और देखिए ये दादी पोता भी सो गए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जो मैंने कहा है व्याकरण संबंधी कार्य हमेशा हिंदी में कीजिए और इसके बाद इन प्रश्नों के पीछे आपके जो हैं इन सब के उत्तर ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए ये है आपका लिंग बदलो। ये आपका बड़ा ये समझना है आपको, बताया था मैंने लिंग बदलने का, कि नीचे कहानी में कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। मैं आपको बताया था जहाँ पर ई की आवाज़ आएगी वहाँ पर क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, और जहाँ पर आ होगा वहाँ पर हमारा होगा पुल्लिंग। अब देखो ई की आवाज़ यहाँ, वर्दी ये क्या हो गया हमारा, स्त्रीलिंग हो गया। तांबे के सिक्के हो गया पुल्लिंग। 10वां हिस्सा, आ की साउंड आई, ये हो गया 10वां हिस्सा, पुल्लिंग हो गया। काफ़ी बड़ा दफ्तर भी अ की साउंड है इसमें, ये हमारा है पुल्लिंग। अपने सारे सामान, ये भी पुल्लिंग। उस जैसा महामूर्ख, ये भी हो गया पुल्लिंग। इस तरह से आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग अपनी कॉपी में खुद ही अपने आसपास जो सामान दिख रहा है कमरे में भी, उससे भी आप ढूंढ सकते हो, एक तालिका बना सकते हो स्त्रीलिंग कौन से हैं, पुल्लिंग कैसे हैं। जैसे कि तकिया, आपके पास तकिया है, तकिया क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। पलंग पुल्लिंग हो गया। कुर्सी स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है। टेलीविज़न पुल्लिंग हो गया। और पेंटिंग स्त्रीलिंग हो गई। पंखा पुल्लिंग हो गया। अलमारी स्त्रीलिंग हो गई। आपके घर में जितनी भी सामान आपको आसपास दिखाई दे रहा है बच्चों, उस सब का ना आप पेज पे लाइन कीजिए, एक तरफ स्त्रीलिंग एक तरफ पुल्लिंग, और वो सारे के सारे आप बनाकर लिखिए सारी चीज़ें कि स्त्रीलिंग कौन से हैं, पुल्लिंग कौन से हैं। सारे ढूंढ के अपने कमरे से आपको 15-20 शब्द तो आराम से मिल जाएंगे और इस तरह से आपका अभ्यास भी हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये सारा का सारा ये प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है। पहले अपने आप कुछ कोशिश कीजिए, फिर मैं करवाऊँगी। ठीक है बच्चों। ओके बेटा, बाय।